हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस नई सीरीज़ में जिसका नाम है फिज़िक्स के फंडे। रिलायबल इंस्टीट्यूट आपके लिए लेके आया है ये एक नया सीरीज़ जिसमें आप घर बैठे कभी भी कहीं भी रिलायबल के यूट्यूब चैनल पे अपनी जेई और नीट की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेके आए हैं सबसे पहले 11th का एक चैप्टर मैथमेटिकल टूल्स। स्टार्ट करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए, और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप क्लास में पढ़ते हैं उसी तरह से बिल्कुल आप अपना नोट्स प्रिपेयर करें, एक कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, नोट्स प्रिपेयर करें। और क्योंकि ये लेक्चर, ये जो सीरीज़ है ये यूट्यूब चैनल पे है, कहीं भी आपको लगे कि आपको लिखने के लिए टाइम चाहिए, आप वीडियो पॉज करें और अपने नोट्स को प्रॉपर बनाएं। चैप्टर के एंड होते होते आपको ऐसा लगेगा कि आपने नीट और जेई एडवांस, आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो उसके लिए सफिशिएंट मटेरियल आपके पास अवेलेबल हो, या फिर ओलंपियाड्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। क्लास 9-10 से ही बच्चे कई बार घर बैठे ही प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनके पास प्रॉपर मटेरियल नहीं होता, या वो इतने सारे मटेरियल जो कि ऑनलाइन अवेलेबल है उसमें खो जाते हैं कि क्या पढ़ें और क्या ना। इसलिए रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा आपके लिए ये सीरीज़ लेकर के आ रहा है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले चैप्टर से। 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिकल टूल्स। देखो बच्चों, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि 11th क्लास में जो भी फिज़िक्स के चैप्टर हम पढ़ते हैं उन चैप्टरों में हमें कई जगह पर मैथ्स की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ती है। वी रिक्वायर्ड लॉट्स ऑफ मैथ्स वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑफ फिज़िक्स इन क्लास 11th एंड 12th। ये कई सारे मैथ्स जो बच्चे मैथ्स लेते हैं 12th 11th में, पीसीएम जिनका रहता है, ये कई सारी मैथ्स ऐसी होती हैं जो उनको आगे आने वाले चैप्टरों में मैथ्स में कुछ 11th में कुछ 12th में पढ़ाए जाते हैं। लेकिन जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनके लिए ये मैथ्स उनके टेक्स्ट बुक्स में अवेलेबल भी नहीं रहती, इसलिए ये पूरा मैथ्स जो फिज़िक्स में, इंटायर फिज़िक्स में यूज़ होना है आगे चल के, उसको हम यहाँ पर एक चैप्टर के फॉर्म में आपको बता रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ हेडिंग डाल रखा है मैंने मैथमेटिकल टूल्स, और ये पिक्चर भी कुछ डिनोट कर रहा है। रियल लाइफ में भी कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे गाड़ी है, गाड़ी में एक टूल किट होता है, गाड़ी ख़राब हो गई या गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको ठीक करने के लिए हमारे पास उस टूल किट में कई सारे टूल्स होते हैं जिससे हम गाड़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपनी जर्नी आगे कर सकते हैं। वैसे ही फिज़िक्स की जर्नी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास हैं मैथमेटिकल टूल्स। तो इस पूरे चैप्टर में बेसिकली पढ़ तो हम मैथ्स रहे होंगे, लेकिन ये जेई नीट फिज़िक्स के लिए बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड है। उनके क्वेश्चंस को, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए बहुत रिक्वायर्ड है। इनके बिना हम फिज़िक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो अब जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं कि कुछ बेसिक टूल्स के नाम भी यहाँ पे दिखा रखा है इन्होंने। जैसे यहाँ ट्रिग्नोमेट्री है, एक टूल अपने पास है ना। कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज ट्रिग्नोमेट्री की हम लेंगे इस चैप्टर में, जो हालांकि 11th में आप पढ़ते, मैथ्स में भी ट्रिग्नोमेट्री तो आगे चल के पढ़ते, पर फिजिक्स में तो स्टार्टिंग से ही वो यूज़ होने लग जाएगा। इसलिए हम जो भी चीज़ें फिजिक्स के हिसाब से अपने आप को ज़रूरी है, हमें ज़रूरी है, वो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। ऐसे एक टूल अपने पास इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है अपने पास, है ना, और वेक्टर्स हैं, है ना। वेक्टर्स पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो क्लास 12th में अपने को पढ़ना होता है, एनसीईआरटी में भी है, जेईई एडवांस के सिलेबस में भी है, बट वो वेक्टर का वो हिस्सा जो हमारे लिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इन टूल से। आप चाहो तो अपने नोट्स कॉपी में लिख सकते हो कि इस तरह से अपने पास कुछ मेन टूल्स हैं। जो बेसिक टूल्स हैं अपने, वो ऐसे डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन हो गया। इसके अलावा अपने पास है इंटीग्रेशन, और वेक्टर्स है अपने पास, है ना। और इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस हम पढ़ेंगे, है ना। फंक्शंस में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे हो गए, है ना, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, और स्ट्रेट लाइन फंक्शंस हो गए, और भी कई सारे। तो मैं यहाँ पे पूरा डिटेल नहीं लिख रहा। तो जैसे फर्स्ट टूल ये हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है ना। तो इस तरह से
तो हम स्टार्ट करेंगे कुछ फंक्शन से इस चैप्टर को। यहाँ तो मैंने कुछ ऐसे नोमेनक्लेट कर दिए हैं कुछ टूल्स को, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, वेक्टर्स है, कुछ फंक्शंस हैं जो अपने को स्टडी करना है। तो सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से अपना इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री से। हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि ये चैप्टर बहुत वास्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो कि मैथ्स के अंदर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना भी है अगर आप पर्टिकुलरली जेई की बात करें या ओलंपियाड्स की बात करें तो। लेकिन अगर हम फिज़िक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके कुछ चीज़ें ही हैं जो ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं अपने को फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, उनको यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एंगल को डिफ़ाइन किया है कि एंगल क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो है एंगल्स के बारे में। तो एंगल क्या है? देखो बच्चों, हम सभी जानते हैं एंगल 9th-10th क्लास में या 7th-8th की क्लास से ही हम एंगल के बारे में सुनते आ रहे हैं, है ना। तो बेसिकली ये एक ऐसा फिगर है जो दो रे से मिलके बना है ना। एक रे होती है इनिशियल रे, इसको रोटेट करते हैं और फाइनली जो रे आती है इसको कहते हैं टर्मिनल रे। दिस इज कॉल्ड टर्मिनल रे। और ये है इनिशियल रे। यहाँ पे मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस रे को, ये रोटेशन ऑफ रे है, रे को हम रोटेट कर रहे हैं, है ना, उसका मेजरमेंट है। किसी लाइन को हमने कितना रोटेट किया है, किसी लाइन को हमने कितना रोटेट किया है, इसको मेज़र करना हो तो एंगल के टर्म्स में हम मेज़र करते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये इनिशियल रे है और इस रे को हमने कुछ रोटेट किया, तो फाइनल जो रे है उसको नाम देते हैं टर्मिनल रे, और जो इनिशियल रे है उसको नाम दे रहे हैं, जो इनिशियल रे, जो पहला रे है, ओरिजिनल रे बेसिकली, उसको इनिशियल रे बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, इट इज एंगल इज फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंगल। तो दो रेज से बनने वाला फिगर है, इनको साइड्स भी कहते हैं, है ना। शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स। तो ये जो कॉमन एंड पॉइंट है इसको हम लोग वर्टेक्स कह रहे हैं, ये वर्टेक्स ऑफ द एंगल कहलाता है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये मेज़र है कि इस लाइन, किसी लाइन को कितना रोटेट किया है हमने, उसका मेज़र है। तो आप चाहो तो डेफिनेशन लिखो। सबसे पहला डेफिनेशन आप यही लिखें एंगल, उसमें पहला पॉइंट आप यही लिखें कि इट इज़ फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज कॉल्ड द साइड्स ऑफ एंगल। ये डायग्राम बना लें, है ना। तो पहला पॉइंट यही लिखना है अपने को। तो एंगल इज फिगर फॉर्म्ड बाय टू रेज called the sides of angle sharing a common vertex, common end point called vertex of the angle। तो एक common point शेयर कर रहे होते हैं, उसको हम लोग vertex कहते हैं, है ना। इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि it is measure of change in direction या measure of rotation of line। यहाँ पे एक पॉइंट आप और लिख सकते हैं, और measure of rotation of line, measure of rotation of line। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आप जरूर नोट करें प्रॉपर एकदम, है ना, कि इट इज़ मेजर ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, कि डायरेक्शन में मतलब कितना रोटेट किया है, डायरेक्शन में कितना अमाउंट का चेंज आया है। इसको अगर बताना हो तो एंगल ही बताते हैं हम लोग, और या फिर मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ लाइन या चेंज इन डायरेक्शन। ओके, जैसे ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई एंगल की। अब देखो बच्चों, ऐसा है कि एंगल को मेज़र हम किस यूनिट में करते हैं, तो दो यूनिट बहुत प्रिवलेंट है इसके लिए, एक है रेडियंस, दूसरा है डिग्री। आई होप सबने नाम तो ज़रूर सुना होगा और डिग्री तो ज़रूर ही सुना होगा। तो यहाँ रेडियन के टर्म्स में भी एंगल को नापा जाता है और डिग्री के टर्म्स में भी एंगल को नापा जाता है। तो यहाँ पे मैं अब एंगल को रेडियंस में कैसे नापते हैं उस पर आने वाला हूँ। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे अब एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस। कैसे एंगल को रेडियंस में नापते हैं उस बात को यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना, थोड़ा ध्यान देना। जैसे मान लीजिए एक सर्कल बना रखा है, यहाँ पे सर्कल में ये आर्क जो आप देख रहे हैं, ए बी आर्क, वो सेंटर सी पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, और इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर। अगर मुझे ये वाला एंगल थीटा रेडियंस में नापना है ना, किस में नापना है, रेडियंस में, तो मैं इसको ऐसे डिफाइन करता हूँ थीटा को। थीटा इज आर्क लेंथ, जो भी आर्क लेंथ है ए बी, आर्क लेंथ, ध्यान से समझना इस बात को, आर्क लेंथ है ना, अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये
थीटा इस तरह से रेडियन में डिफाइन करते हैं कि ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है। कोई आर्क सर्कल के सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उस एंगल को अगर हमें रेडियंस में नापना हो तो इस तरह से डिफाइन करते हैं उसको, आर्क लेंथ, जो आर्क लेंथ है जो वो एंगल सबटेंड कर रहा है उस आर्क का आर्क लेंथ अपॉन रेडियस सर्कल का। ध्यान रहे बच्चों, जब यहाँ पे हम ये पुट करेंगे तो इन दोनों को हम लोग सेम यूनिट में पुट करेंगे। कहने का मतलब कि अगर आर्क लेंथ को सेंटीमीटर में पुट करेंगे तो रेडियस को भी हम लोग सेंटीमीटर में पुट करेंगे, तब जो वैल्यू मिलेगी एंगल की वो रेडियंस में अपने को मिलेगी। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल इसको नोट कर लें कि रेडियन में एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे सर्कल बना करके आर्क लेंथ दिखाते हुए कि सेंटर पे एक थीटा एंगल सबटेंड किया इस आर्क लेंथ ने, तो थीटा इन रेडियंस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसी पे एक छोटा सा सवाल है मेरे पास, क्वेश्चन को करके इस चीज़ को और थोड़ा बेटर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एक सर्कुलर आर्क मैंने दिखा रखा है, ठीक है, और वो पाई सेंटीमीटर है, आर्क लेंथ यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है, उसकी लेंथ पाई है, और बोला गया है कि ये सेंटर है सर्कल का, इस पे वो जो एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, उसकी वैल्यू रेडियन में क्या है। डिग्री में भी पूछा है, डिग्री में हम आगे अभी देखेंगे, पहले तो हम रेडियन में इसको निकालते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हम रेडियन में इस एंगल को निकालेंगे, ठीक है। तो अभी आपको सिखाया मैंने, थीटा जो एंगल है रेडियन में अगर उसको नापना हो, रेडियन में है ना, तो रेडियन में नापने का क्या तरीका है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और एक बात का, क्या बात का ध्यान रखने को बोला बच्चों, कि आर्क लेंथ और रेडियस का यूनिट जो रखो वो सेम रखो। तो यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखो, अभी आर्क लेंथ और रेडियस। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देख सकते हैं बच्चों कि जो आर्क लेंथ है वो पाई है ना, और पाई को हम लोग डिवाइड करेंगे पाई सेंटीमीटर और रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, तो पाई बाय 6 ये अपना आंसर आएगा। लेकिन ये किस में आया, रेडियन में आया है ना, रेडियन में। तो रेडियन में जब आंसर लिखते हैं तो ऐसे RAD लिख के भी छोड़ सकते हैं, या कुछ भी नहीं लिखें, सिर्फ एंगल का वैल्यू लिख के छोड़ दें और कोई सिंबल नहीं बनाएं। तो इसका भी बाय डिफ़ॉल्ट मीनिंग यही होता है कि वो जो एंगल दिया हुआ है वो रेडियन में दिया हुआ है। अगर डिग्री में एंगल दिया जाता है या लिखा जाता है तो उसमें डिग्री का साइन कुछ ऐसे बनाया जाता है, ऐसे डिग्री का साइन लगाया जाता है साथ में। बट अगर रेडियन में लिख रहे हैं तो आइदर यू राइट RAD, या कुछ भी नहीं लिखें तो भी बाय डिफ़ॉल्ट वो रेडियन में ही एंगल कहलाता है। तो वो फॉर्मूले का एक छोटा सा एग्जाम्पल था ये बच्चों। अब हमने अभी आपको बताया कि हम एंगल को डिग्री और रेडियन दोनों में नाप सकते हैं। रेडियन में कैसे नापना है वो तो आपको समझाया मैंने। अब डिग्री और एंगल में कन्वर्जन की हम बात करेंगे यहाँ पे, कि एंगल अगर डिग्री में है तो कैसे उसको रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या रेडियन में है तो उसको डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आप डाल सकते हैं हेडिंग, है ना, एंगल कन्वर्जन फार्मूला, ये हेडिंग डालें, एंगल कन्वर्जन फार्मूला। अभी इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स हर स्लाइड में लिख भी रखे हैं, बट मैं पहले एक्सप्लेन कर दूं फिर आप उसको नोट करना है ना। तो पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, समझना इस बात को कि एंगल कन्वर्जन फार्मूला क्या है। अब जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पर ये पूरा सर्कल 360 डिग्री सबटेंड करता है। सर्कल के सेंटर के पॉइंट के अबाउट टोटल एंगल इस 360 डिग्री, ये एंगल 360 डिग्री होता है। और अगर हम रेडियन में इसी को देखना चाहते हैं तो रेडियन में इसको कैसे देख सकते हैं अपन, तो रेडियन में अभी जो फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से देख सकते हैं कि यही एंगल जो 300 डिग्री में 360 है, उसी एंगल को अगर हम रेडियन में नापना चाहें तो कैसे नाप सकते हैं बच्चों, उस फॉर्मूले पे आते हैं बच्चों, थीटा, ये कंप्लीट एंगल। तो पूरा आर्क लेंथ इस बार सर्कल का सरकमफेरेंस हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा आप चेक करो, 2 पाई r सर्कल का रेडियस है ना, अपॉन रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, आर यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, और वो जो एंगल मिलता है वो मिलता है अपने को 2 पाई। तो ये जो एंगल है सर्कल के सेंटर के अबाउट कंप्लीट एंगल, डिग्री में वो 360 होता है, 360 डिग्री, और रेडियन में हमने निकाला तो वो 2 पाई के बराबर आता है। देखो बच्चों, अब यहीं से वो फॉर्मूला डिड्यूस होता है कि 2 पाई रेडियन जो एंगल है, 2 पाई रेडियन, दैट इज सेम एज इन डिग्री 360। ओके, तो रेडियन से हम डिग्री में जा रहे हैं, ध्यान रखना है ना। तो क्या कन्वर्जन सीख रहे हैं अपन, है ना, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री।
लिख सकते हो साथ साथ आप, है ना। ये नोट कर लो कि ये जो एंगल है थीटा डिग्री में 360 है, एक पॉइंट के अबाउट ये जो टोटल एंगल होता है ना, वो 360 होता है एक पॉइंट के अबाउट, कंप्लीट एंगल। तो वही लिखा है मैंने, और उसी थीटा को रेडियन में लिखा है, कुछ नहीं लिखा है मतलब रेडियन में, या ऐसे RAD लिख भी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलता है अपने को वैल्यू कि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री, या आप ऐसा सोचो पाई रेडियन की बात करें, पाई रेडियन, व्हाट इज पाई रेडियन, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। या आप 1 रेडियन की बात करो, जो कि मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है 1 रेडियन को, यहाँ पे उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, याद तो बस इतना रख सकते हैं कि 360 डिग्री जो कंप्लीट होता है वही 2 पाई रेडियन के भी बराबर है। तो 1 रेडियन इज हाउ मच, यू कैन से 180 अपॉन पाई, और ये वैल्यू जो है वो किस में, डिग्री में, ठीक है ना। तो इसको याद मत रखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको आप रट लो, याद कर लो, पर अगर मान लो कल को कोई x एंगल दे दे अपने को रेडियन में, कि ये x रेडियन एंगल है और इसको कन्वर्ट करिए डिग्री में, तो आप बोल सकते हैं कि x रेडियन, 1 रेडियन इज इतना डिग्री, तो x रेडियन इज x इंटू 180 बाई पाई, x इंटू 180 बाई पाई, ऐसा कुछ डिग्री। तो क्या करना है बेसिकली, तो इंटू 180 करना है, अपॉन पाई करना है। कोई एंगल है x रेडियन, रेडियन में है, और कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, डिग्री में। तो क्या करना है बच्चों, ऊपर 180 नीचे पाई, इसको ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं कि 180 और पाई इनका मल्टीप्लिकेशन है, तो जा किस में रहे हैं, रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, ठीक है। तो डिग्री में जा रहे हैं, तो ऊपर डिग्री जैसी चीज 180 और नीचे वो रेडियन जैसी चीज पाई, तो ऐसा थोड़ा एनालॉजी सा लगता है ना कि वो डिग्री जैसी चीज 180, तो 180 और पाई मल्टीप्लाई करना है, ऊपर क्या मल्टीप्लाई करना है, तो डिग्री में जा रहे हैं तो ऊपर 180 और नीचे पाई। सिमिलरली उल्टा, अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पे, आई होप आपने ये वाला पार्ट नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बनाने के लिए इसको इरेज करता हूँ, कि सिमिलरली अगर डिग्री से रेडियन में जाना हो तो उसको भी यहाँ पे हम समझ सकते हैं कैसे, थोड़ा ध्यान देना, है ना। अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, ओके। तो उसी को मैं इन्वर्ट करके लिख रहा हूं कि 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन, अभी अभी सीखा हमने। तो यहां पे लिख सकता हूं 180 डिग्री, आधा आधा कर दें दोनों तरफ, 180 डिग्री इज पाई रेडियन, ठीक है बच्चों। और अब यहाँ पे देखो वैसे ही 1 डिग्री इज, जैसे वहां पे किया यूनिटरी मेथड, एक तरह से आप सोच सकते हो, पाई अपॉन 180 रेडियन। अब यहाँ देखो कहीं भी मैं डिग्री मत लगा देना, रेडियन है यहाँ पे, है ना। तो वैसे ही फाइनली स्टेप पे आना अपने को, x डिग्री की कोई एंगल दिया हुआ है डिग्री में, x डिग्री, और उसको फाइनली कन्वर्ट करना है अपने को कहाँ पे, रेडियन में। तो क्या करना पड़ेगा, x इंटू पाई बाय 180, x इंटू पाई बाय 180, ये करना पड़ेगा। तो ये हो गया रेडियन में एंगल। देखो बच्चों कितनी सिमिलरिटी दोनों फॉर्मूले में। एक बात आप ध्यान दे सकते हो कि डिग्री से कोई एंगल डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना हो, या कोई एंगल रेडियन में हो उसको डिग्री में कन्वर्ट करना हो, दोनों बार मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 180 और पाई, दोनों में वही है 180 और पाई। तो कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ऐसे ध्यान रखो इसको कि रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं, तो ऊपर वो डिग्री वाली चीज 180 वो डिग्री जैसी चीज लगती है, पाई रेडियन जैसी चीज लगती है। तो डिग्री में जा रहे हैं तो ऊपर डिग्री वाली चीज, यहाँ रेडियन में जा रहे हैं तो ऊपर वो रेडियन जैसी चीज पाई मल्टीप्लाइड है। इस तरह से आप रिजल्ट को याद रख सकते हैं। आई होप ये कन्वर्जन फॉर्मूला आपको याद रहेगा, सिर्फ ये वाला भी ध्यान रखें, है ना। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें इसको बहुत अच्छे से नोटबुक पर, है ना। एक तरफ ऐसे लिख लें फ्रॉम रेडियन टू डिग्री, एक तरफ ऐसे लिख लें फ्रॉम डिग्री टू रेडियन, है ना। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके इसको और समझते हैं थोड़ा सा कन्वर्जन करके, है ना। जैसे अच्छा एक क्वेश्चन यहाँ पे अगेन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। आप जैसे जो भी सवाल है ना, पहले आप उसको खुद से पॉज करके ट्राई कर लिया करो, और फिर मैं क्योंकि यहाँ यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है तो आप आराम से पॉज करके खुद से सॉल्व करके और फिर सोल्यूशन देख सकते हैं। सीधा सोल्यूशन देखोगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा आई थिंक। तो अभी मैं तो यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ इसको, कि यहाँ पे एक आर्क लेंथ दिखा रखा है AB, है ना, और वो अपने को निकालना है ना। और क्वेश्चन में आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू सेंटीमीटर में दिया हुआ है 7, थीटा 90 डिग्री दिया हुआ है, ओके, और पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर्क लेंथ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को देख करके किसी को भी थॉट आएगा कि थीटा जो रेडियन वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, थीटा इन रेडियंस, उसमें आर्क लेंथ और रेडियस का रेशियो आता था। तो क्यों ना इस क्वेश्चन को उसी अप्रोच से करें। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, आर्क लेंथ AB ये हमें निकालना है,
अपॉन रेडियस, सर्कल का रेडियस, दिस इज थीटा इन रेडियंस। ओके, यहाँ पे क्या क्या पता है अपने को, रेडियस पता है अपने को 7 सेंटीमीटर। अगर थीटा मैंने रेडियंस में रखा तभी ये काम चलेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल जब थीटा किस में है, इन रेडियंस। हमें क्वेश्चन में थीटा की वैल्यू गिवन है, लेकिन ध्यान रखो वो थीटा किस में दिया हुआ है, वो थीटा डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले डिग्री से उसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 90 डिग्री, अभी सिखाया, डिग्री से कहाँ जाना है, रेडियन में। 90 डिग्री है, इसको कन्वर्ट करना है अपने को रेडियंस में। तो रेडियन में जाना है तो ऊपर पाई, रेडियन जैसी चीज ऊपर, और नीचे की तरफ क्या आएगा, 180। आप देख सकते हो इसकी वैल्यू π/2 के बराबर आएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ थीटा को मैं पुट कर देता हूँ π/2, इस थीटा को π/2 पुट करता हूँ। तो थीटा को मैंने पुट किया बच्चों π/2। ए बी आर्क लेंथ अपने को निकालना है और रेडियस अपने को गिवन है 7। इसको सॉल्व करें ए बी की वैल्यू निकालने के लिए, देखते हैं क्या आता है। ए बी की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से चेक करते हैं। ए बी इज इक्वल टू 7, यहाँ आ गया, पाई की वैल्यू पुट कर लें 22/7, तो ये आ जाएगा 22/7, और नीचे एक 2 भी है, तो ये 7 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 भी कैंसिल आउट होकर के यहाँ 11 बचेगा। तो फाइनली जो रिजल्ट मिलता है बच्चों वो क्या मिलता है, 11 सेंटीमीटर। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है ये, तो सी करेक्ट आंसर होगा 11 सेंटीमीटर। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमने कैसे, पहले जो एंगल था वो डिग्री में था, और हम ये जो फॉर्मूला लगा रहे हैं एंगल का, ये एंगल रेडियन में होना चाहिए तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसलिए हमने पहले थीटा जो डिग्री में दिया हुआ था उसको रेडियन में कन्वर्ट किया, वो π/2 आया, और फाइनली यहाँ पुट करके हमने ए बी आर्क लेंथ की वैल्यू निकाल ली। रेडियस जिस यूनिट में है ए बी भी उसी यूनिट में होना चाहिए, तभी वो रेडियन में है। तो हमने इसको रेडियन में पुट किया है और ये सेंटीमीटर में है, इसलिए ए बी भी अपने को सेंटीमीटर में मिला। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसको ज़रूर अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें, नोट कर लें इसको। मूव ऑन करते हैं बच्चों आगे। अब कुछ यहाँ पर मैंने एंगल्स लिख रखे हैं, ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। स्टैंडर्ड एंगल्स मतलब जिनकी वैल्यूज़ अपने को जनरली पता होती हैं, याद रखनी चाहिए अपने को। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। आपको क्या करना है, इन सभी को कन्वर्ट कीजिए, कन्वर्ट इन रेडियंस लिख लो, कन्वर्ट इन रेडियंस। कन्वर्ट इन रेडियंस। तो शुरू हो जाओ, पॉज कर लो यूट्यूब को और एक बार पहले सबको कन्वर्ट कर लो, और फिर सोल्यूशन यहाँ से वापस से प्ले करके चेक करो। मैं डायरेक्टली सोल्यूशन पे मूव ऑन कर रहा हूँ, ये मानते हुए कि आप पॉज करके, पूरी ईमानदारी से पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करेंगे और फिर ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं डिग्री को रेडियन में, हमें रेडियन में जाना है। रेडियन में जाने के लिए जो एंगल है उसमें क्या मल्टीप्लाई करना है, ऊपर पाई नीचे 180 है ना, तो ऊपर पाई, ध्यान रखना बच्चों, ऊपर पाई नीचे 180, रेडियन में जाना है इसलिए ऊपर पाई। आप देख सकते हो ये क्या बनेगा, ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ 6 बचेगा, दिस इज π/6। वैसे ही 45 डिग्री है, तो अगेन 45 इंटू π/180, हर बार बस π/180 मल्टीप्लाई करना है। डिग्री में एंगल दिया हुआ है और रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या मल्टीप्लाई करना है, π/180। ये कितना आ जाएगा आप चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा π/4, ये कैंसिल आउट होकर के यहाँ 4 बचेगा। ये 45 लिखा है मैंने, है ना, 46 मत समझ लेना, ये 45 लिखा है। इसको थोड़ा और क्लियरली लिख देता हूँ मैं। चलो RAD लिखूँ या कुछ भी नहीं लिखूँ, कुछ भी नहीं लिखूँ मतलब रेडियन में है, ठीक है। वैसे 60 डिग्री, तो ये जो आएगा बच्चों, यहाँ भी आप कैसे कर सकते हो, 60 इंटू π/180, तो आप बड़े आराम से देख सकते हो, दिस इज π/3 है ना, ऐसा। सिमिलरली यहाँ 90 डिग्री है, हालांकि 90 डिग्री अभी हमने उस सवाल में भी निकाला था, पर फिर से निकाल लेते हैं यहाँ पे, हमारे लिए अभी बहुत आसान हो चुका है। इंटू π/180, रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली π/180 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बच रहा है चेक करो, π/2। 120 डिग्री, 120 इंटू π/180, तो आप देख सकते हैं ये बनेगा 2π/3 है ना, 60 डिग्री का डबल है ये, ऐसे भी सोच सकते हो, 60 π/3 है तो 120 2π/3। 135 डिग्री को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 45 इंटू 3 है, डायरेक्ट भी बोल सकते हो 45 इंटू 3, तो ये 3π/4 बनने वाला है ना, या आप कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लें π/180 से, उससे भी आपको
यही आंसर मिलेगा, तो चेक कर लो, यही आएगा। 360 हम ऑलरेडी जानते हैं कि ये 2 पाई के बराबर होता है, आप मल्टीप्लाई करें इंटू पाई बाय 180, उससे भी आपको यही मिलने वाला है। इसका आधा है ये 360 का आधा, तो एंगल रेडियन में ये पाई आ जाएगा, है ना। 2 पाई 360 है तो 180 पाई है। 150 डिग्री, तो इसको भी आप ऐसे सोच सकते हैं कि 150 को इंटू पाई बाय 180, ठीक है। क्या बन रहा है चेक करो इसको, तो ये बन रहा है 5 पाई बाय 6, या ऐसे भी सोच सकते थे आप 30 डिग्री इंटू 5 है, 30 डिग्री 5 टाइम्स, तो 30 डिग्री होता है पाई बाय 6, तो ये हो गया 5 पाई बाय 6। तो ऐसे ही कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स मैंने लिखे थे जिनका वैल्यूज़ हमने रेडियंस में निकाला। आप ये वैल्यूज़, इतनी वैल्यूज़ एटलीस्ट ज़रूर याद रखें कि रेडियन में कितना होता है। हालांकि हम निकाल भी सकते हैं बट स्पीड थोड़ी बढ़ेगी कैलकुलेशन के टाइम पे अगर डायरेक्टली रेडियंस में याद रहे। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज़ है जिनकी अपने को याद होनी चाहिए। जैसे 30 है तो यहाँ 3 है तो नीचे 6 आया, पाई बाय 6, ऐसे ध्यान रख सकते हो, है ना। जैसे 60 डिग्री है तो नीचे 3 आया, 30 में नीचे 6 है, 60 में नीचे 3 है, ऐसे। 45 रखना, याद रखना बहुत आसान है। 360 2 पाई है, 180 उसका आधा पाई हो गया, 90 और आधा किया हमने 90 डिग्री, तो पाई से पाई बाय 2 और आधा कर दिया तो वो पाई बाय 4 हो गया। इस तरह से 120 डिग्री 2 पाई बाय 3 है ना, 2 पाई बाय 3, और ये 5 पाई बाय 6 है ना। 150 डिग्री 5 पाई बाय 6, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो अपने को याद रखनी है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमने सीख लिया। अब आगे मूव ऑन करते हैं कि यहाँ पे छोटी सी बात और है बच्चों एंगल को लेकर के, कि जब हम एंगल को मेज़र करते हैं तो जो इनिशियल रे होता है, मैंने बताया था कि ये 2 रे से बनने वाला फिगर है, कॉमन वर्टेक्स होता है इसमें, तो जो भी इनिशियल रे है उसको रेफरेंस लाइन मान लिया हमने। ये रेफरेंस लाइन है कि ये इनिशियल रे है, एक्स एक्सिस को यहाँ पे रेफरेंस लाइन माना, यहाँ पे ये इनिशियल रे है। तो अगर सेंस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, आप देख सकते हैं, तो जो एंगल मेजर होता है उसको जनरली पॉजिटिव एंगल हम लोग मानते हैं, और जो रेफरेंस लाइन है उससे अगर एंगल हम नाप रहे हैं नीचे की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज सेंस में, रोटेशन का सेंस क्लॉकवाइज है, तो जो एंगल मेजर होता है उसको हम लोग नेगेटिव मानते हैं। कहने का मतलब कि अगर ऐसे घुमा हमने 30 डिग्री, तो ये जो थीटा मेजर करूंगा वो +30 मेजर करूंगा। अगर मैं नेगेटिव सेंस में 30 घूम रहा हूँ, या ऐसे बोलो क्लॉकवाइज सेंस में 30 घूम रहा हूँ, तो मैं इसको -30 या -30 बोलते हैं इस एंगल को। तो ये कुछ नहीं है, एंगल का प्लस माइनस का जो साइन है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेशन है उसको बताता है कि अगर +30 है, कहने का मतलब रेफरेंस लाइन से हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं। -30 है मतलब रेफरेंस लाइन से, या इनिशियल, रेफरेंस लाइन मतलब इनिशियल रे से हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, मतलब -30, माइनस में एंगल है ना। तो एक छोटी सी बात है जिसको आप नोट कर सकते हैं एक NOT नोट की तरह, कि अगर मेजरमेंट पॉजिटिव मेजरमेंट है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है मेजरमेंट, और अगर नेगेटिव मेजरमेंट है एंगल का तो वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए वो उसको नेगेटिव एंगल ले रहे हैं। एनीवेज, अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर। देखो बच्चों, सभी बच्चों ने आई थिंक क्लास 9th में, 10th में, या कभी किसी ने 8th में भी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा होगा। हम जब वहाँ पे बात करते हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल में बात करते हैं, और वो एंगल जो रहता है वो एक्यूट एंगल लेकर के बात करते हैं कि वो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, कॉट। यहाँ पर ही मैंने वो कुछ सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको लिखा हुआ दिखाई देगा। पहले आपको समझना है जो मैं समझा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। पहले जैसे मान लीजिए एक सर्कल है बच्चों, है ना, सर्कल बना करके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये रेफरेंस लाइन है हमारा, है ना, दिस इज रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ मैं। अगर मैं यहाँ से थीटा ऐसे घूम रहा हूँ, तो ये जो क्वाड्रेंट है बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब जो एंगल है, अगर वो 0, मेरा इनिशियल रे और फाइनल रे भी यूं ही है, तो एंगल कितना मेजर कर रहा हूँ 0। अब इसको रोटेट करूंगा मैं ऐसे, तो ये फाइनल रे ऐसे आया तो ये कुछ एंगल मेजर होगा, ऐसे आया तो कुछ और एंगल मेजर होगा। सिमिलरली मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि यहाँ 0 डिग्री मेजर हो रहा है, यहाँ पे कितना एंगल मेजर हो रहा है बताओ, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री मेजर हो रहा है। वैसे ही इसको रेफरेंस मानते हुए ऐसे पूरा घूमो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, तो ये एंगल कितना मेजर होगा 180। आप खुद से सोच सकते हो इस बात को कि ये इनिशियल है लाइन और इनिशियल रे, और इससे 180 ऐसे घूम जाए, तो ये जो पूरा एंगल मेजर होगा वो कितना मेजर होगा 180 डिग्री, है ना। वैसे ही यहाँ तक अगर मेजर करना हो, यहाँ तक मेजर करने का मतलब इसको रेफरेंस मानते हुए यहाँ से पूरा यहाँ तक घूमो ऐसे, है ना, इसको रेफरेंस मानते हुए पूरा यहाँ से यहाँ घूमो ऐसे, तो ये जो एंगल मेजर होगा यहाँ से पूरा यहाँ तक, ये मेजर होगा 270, ठीक है।
और वैसे ही वापस से घूम करके एक बार पूरा घूम करके यहीं पे वापस आ जाएं, तो ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट होगा और एंगल जो मेज़र होगा वो होगा 360 डिग्री, वापस इसी लाइन पे 360 मेज़र होगा, है ना। तो बच्चों ये जो रीज़न है 0 से 90 डिग्री तक के एंगल्स, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स। वैसे ही 90 से 180 डिग्री तक के जो एंगल्स हैं इसको हम लोग कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स। ये सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट। तो कौन से एंगल्स आएंगे इसके अंदर? 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, जो भी एंगल 90 से 180 के बीच लाई करते हैं वो सेकेंड क्वाड्रेंट के एंगल्स हो गए। वो एंगल्स जो 180 से 270 के बीच में लाई करते हैं वो एंगल्स कहलाते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स, ठीक है। और 270 से 360 के बीच के जो एंगल्स हैं ये एंगल्स कहलाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल। जैसे कि 300 डिग्री ले लो आप, 330 डिग्री ले लो, ये 270 से ज़्यादा है और 360 से कम है, इसलिए वो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स कहलाते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये तो मैंने एंगल्स को क्वाड्रेंट में बांटा है पहले। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे मान लीजिए आपको कोई एंगल है एक्यूट, हम जो 9th-10th क्लास में पढ़ते थे साइन, कॉस, टेन, आपको ध्यान होगा ट्राइंगल में हम ऐसे पढ़ते थे कि ये ट्राइंगल है, थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूँ आपको, और कोई एंगल है तो इस एंगल के लिए ये वाली साइड अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर कहलाती है। जो साइड उस एंगल को कंटेन कर रही है वो हो गया बेस, एंड ऑफ कोर्स ये है हाइपोटेनस। तो आपको ध्यान होगा कि हमने वहाँ क्लास 9-10 में पढ़ा था कि साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस तरह से करके। वैसे ही टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वो एक्यूट एंगल्स के लिए ट्रू था, ट्राइंगल में एक्यूट एंगल है उसके लिए हम ये ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एंगल एक्चुअली में तो 90 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनफैक्ट 180 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 270 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये सब एंगल ट्राइंगल के एंगल नहीं होंगे, है ना, उसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस इस तरह से हम डिफाइन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो एक्चुअल डेफिनेशन है साइन कॉस की उसको यहाँ पे समझ लेते हैं। किसे मान लीजिए कोई भी एंगल है, ये एंगल है कोई, ऐसे मैंने एक रेफरेंस लाइन से एक एंगल ऐसे बना रखा है, हालांकि फिगर में मैंने एक्यूट एंगल बना रखा है, वो एंगल जरूरी नहीं एक्यूट हो, वो ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है। ऐसे लाइन बनाता मैं, ऐसे लाइन बनाता, तो आप देख सकते हैं कि ये जो एंगल आप की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये एंगल होता ऐसे। अब ये एंगल आप देख सकते हो, ये एंगल कैसा होता? ऑब्ट्यूज होता। तो कोई भी एंगल हो, चाहे एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स देख लो और उसका सेंटर से दूरी, जो उस पॉइंट का सेंटर से दूरी है। जैसे मान लीजिए मेरे को ये एंगल की बात करनी, ये एंगल की, तो ये एंगल को बनाने के लिए ये टर्मिनल रे या फाइनल रे है, तो ये सर्कल को जहां भी कट कर रहा है ये वाला पॉइंट, इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कुछ है और ये जो रेडियस है आर। तो इस एंगल के लिए थीटा डैश बोलते हैं इसको, थीटा डैश, इस एंगल के लिए अगर मुझे डिफाइन करना है, या इस एंगल के लिए ये जो एंगल बन रहा है, ये पॉइंट है जहाँ पे वो कट कर रहा है सर्कल को, उसके लिए मुझे डिफाइन करना है साइन कॉस। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, तो जो सामने वाली साइड है इसके वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, जो सेंटर से दूरी है ना, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव हैं, तो वो पॉजिटिव मिलेगा आपको। साइन, कॉस, टेन, आप कोई भी एंगल निकालो, आर तो एक डिस्टेंस है, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे, तो साइन आपको कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। कॉस कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलेंगे। लेकिन जैसे आप सेकंड क्वाड्रेंट की बात करोगे बच्चों, सेकंड क्वाड्रेंट में अब जैसे पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए आप वाई कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव है, तो साइन कैसा आएगा? साइन इज वाई बाय आर, साइन इज वाई बाय आर। तो वाई बाय आर, इस वाले एंगल का साइन निकालेंगे तो वाई बाय आर में ये वाई कोऑर्डिनेट लेंगे जो कि पॉजिटिव है, और आर भी कैसा है? पॉजिटिव। तो साइन पॉजिटिव आएगा, और बाकी जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, कॉस, कॉट, है ना, अब साइन पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक वो भी पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। लेकिन उसके अलावा जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, सेक, कॉसेक, जैसे एक्स नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स कैसा है चेक करो, नेगेटिव, तो एक्स बाय आर कॉस थीटा आएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा। कॉस थीटा नेगेटिव है तो सेक नेगेटिव आएगा।
tan और cot निकालोगे तो y बाय x या x बाय y करोगे तो एक y दोनों में पॉजिटिव है लेकिन x जो टर्म है वो नेगेटिव है, तो वो दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी इस एंगल की वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी नेगेटिव आएगी। कहने का मतलब हम जो 9th 10th में पढ़ते थे बच्चों, वहां पे हम जो भी एंगल पढ़ते थे वो एक्यूट एंगल के लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पढ़ते थे। साइन को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बोलना, या कॉस को बेस अपॉन हाइपोटेनस बोलना, टेन को परपेंडिकुलर अपॉन बेस बोलना, ये एक्यूट एंगल के लिए सही है, उसमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। लेकिन अब जो हम एंगल पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे एंगल सिर्फ एक्यूट नहीं, बाकी के एंगल्स भी, एक्यूट, ऑब्ट्यूस, रिफ्लेक्स एंगल्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो 90 से ज़्यादा एंगल्स भी होंगे, उनके लिए साइन, कॉस, टेन, कॉट ये पॉजिटिव आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। तो वही मैंने आपको एक्सप्लेन करने की यहाँ कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है ना, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा, तो साइन पॉजिटिव आएगा और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक, ये दोनों पॉजिटिव आएंगे। अब आप खुद देख के बता दोगे कि ये थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स की बात करें, 180 से ज़्यादा वाले एंगल्स और 270 से कम वाले एंगल्स, है ना, जैसे 210 डिग्री, 240 डिग्री, इनके लिए इस क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव आएगा, y भी नेगेटिव होगा। तो आप जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालो, कोई भी, जैसे साइन की बात करते हैं तो यहाँ y नेगेटिव है तो वो नेगेटिव हो गया। कॉस की बात करेंगे तो यहाँ r तो डिस्टेंस है सेंटर से, तो वो तो एक पॉजिटिव टर्म है। अब कॉस में x नेगेटिव है तो कॉस नेगेटिव हो गया। और 10 की बात करें, 10 है y बाय x, तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव, जिसमें y और x दोनों आ रहे हैं, वो वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे कॉट में x बाय y है तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, है ना बच्चों। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में क्या देख सकते हो कि कॉट और 10, x बाय y बाय x बनेगा tan थीटा, x बाय y बनेगा कॉट थीटा, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बाकी जितने हैं साइन, कॉसेक, कॉस, सेक, ये कैसे रहेंगे, नेगेटिव। तो कौन कौन पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे, 10 पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा, है ना। जो पॉजिटिव होगा उसका रेसिप्रोकल तो पॉजिटिव होना ही है, इसलिए 10 पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा। अब खुद से सोच के बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होंगे और कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव होंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो x और y जो दोनों जिसमें आए उनको पहले देख लें। जैसे अच्छा, पहले साइन को ही देख लेते हैं, y बाय r, तो y यहाँ पे नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो गया, लेकिन कॉस में x है तो वो पॉजिटिव हो गया, है ना। तो कॉस पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव हो गया, और सेक भी पॉजिटिव हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल सेक वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों आप देख सकते हो, उसमें जैसे y आ रहा है तो y नेगेटिव है, यहाँ पे इसमें भी y आ रहा है, नेगेटिव है, और या x y दोनों आ रहे हैं तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे इस वाले क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हो जाएंगे पॉजिटिव। तो इसको अपन थोड़ा सा याद रख सकते हैं एक छोटे से रूल से, क्या, कास्ट रूल कहते हैं इसको, है ना। उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कास्ट रूल को, कि जैसे मान लीजिए ये क्वाड्रेंट है, ये 0 डिग्री, फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 से 180 तक, थर्ड क्वाड्रेंट 180 से 270 तक, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से 360 तक। तो कोई भी एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मतलब 0 से 90 के बीच का एंगल है, तो उसके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑल आर पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो कॉस पॉजिटिव, अब ध्यान रखना है कॉस पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, वो भी पॉजिटिव ही होगा। यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट का कौन पॉजिटिव है, साइन अगर लो किसी भी एंगल का तो वो पॉजिटिव आएगा। साइन लोगे किसी भी एंगल का जो कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मतलब 90 से 180 के बीच जो भी एंगल लाई करते हैं उनका आप साइन लो तो आंसर आपको पॉजिटिव आएगा। साइन पॉजिटिव आएगा तो कॉसेक अपने आप पॉजिटिव आएगा। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, थर्ड क्वाड्रेंट जो है, इसमें 10 पॉजिटिव होता है, 10 पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है तो कॉट अपने आप पॉजिटिव होगा। तो सबका फर्स्ट लेटर देखो, CAST, कास्ट रूल बोलते हैं इसको, इस तरह से कास्ट रूल, है ना, CAST, कास्ट रूल, ठीक है बच्चों, कास्ट रूल। तो यहाँ कॉस पॉजिटिव, अब वो मन में खुद ही ध्यान रखना है कि यहाँ कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव आएगा, यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव, यहाँ 10 पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव।
तो इस तरह से ध्यान रख सकते हो आप कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव आएगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नेगेटिव आएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्लास 9-10 तक जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे वो इन एंगल्स के लिए सिर्फ पढ़ा जाता था, वहाँ पे हम हायर एंगल्स की बात ही नहीं करते थे। तो वहाँ पे तो एक्यूट एंगल्स की बात हो रही है, 0 से 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स, उनके लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव ही होते हैं।